गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं इनफी त्रिपाठी एंड टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन की क्लास। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के। 2018 से 2023 तक फोकस करेंगे, लेकिन 2014, 15, 16, 17 के भी क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि 2018 में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर 2014 से लेके 2017 में भी पूछे गए हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लेकिन मेन फोकस रहेगा कि 2018 से 23 तक का पेपर सॉल्व करें, क्योंकि उससे हमें ये पता चलेगा कि पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है। 2018 से लेके 2023 में किस तरह के चेंजेस आए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह से आपके क्वेश्चंस का लेवल रहा है और एग्जामिनर की लैंग्वेज किस तरह की रही है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग जयश्री जी, गुड मॉर्निंग एकेडमी जी, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रीवियस ईयर पेपर है तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है यूजीसी नेट का उनके लिए भी, और जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको प्रीवियस ईयर, जैसे कम्युनिकेशन का पेपर है तो कम्युनिकेशन के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक साथ मिल जाएंगे 2018 से लेके 2023 तक। कुछ आज मिलेंगे, फिर पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, ऐसे करके एक तरह से आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आपने किताब से थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसके बाद आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये देख सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो कितना रेलिवेंट है। चले, गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं कि हमें क्या एक्सेप्ट करना है और क्या एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस के बीच में जो स्टिमुलेशन काम करता है उसका क्या आधार है, ये हमें बताना है। तो किस आधार पे हम ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस है या नॉन एक्सेप्टेंस है। हम मतलब हमें जो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो या फिर कोई चीज़ हो, उसको हमें एक्सेप्ट करनी है या हमें उसे रिजेक्ट करना है। अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लासरूम में अगर आप ये फर्स्ट सीट पे बैठे हैं तो ये भी आपकी क्या होगी, सिलेक्टिव अप्रोच होगी, कि आपने ये सिलेक्ट किया है कि आपको फर्स्ट सीट पे बैठना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना है। तो ये भी एक तरह की सिलेक्टिव अप्रोच है। तो सिलेक्टिव अप्रोच हमेशा इसको कहते हैं जब आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी धारणा के अकॉर्डिंग या अपने मूड, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं या किसी भी चीज़ को अपनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव अप्रोच। तो यहाँ पे कौन कौन से अप्रोचेस दिए गए हैं। पहला है निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा, सिलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस से कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि सिलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस कि हम किस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। जैसे कोई बच्चा, कई बार ऐसा होता है कि हम आज मूड में नहीं है कि हम टेस्ट दें, टेस्ट नहीं दें, या टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है कि आपको वो आ रहा हो, बट उस टाइम पे आपकी परफॉर्मेंस आप सही नहीं दे पाए किन्हीं भी कारणों के वजह से, या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आपने सिलेक्टिव अप्रोच या सिलेक्टिव एक्सपेक्टेशन है परफॉर्मेंस की। नेक्स्ट है आपका सिलेक्टिव एफिलिएशन टू पीयर ग्रुप्स, या साथी समूहों के साथ चयनात्मक संबंधिता। तो ये भी फ्रीडम है आपको कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना पीयर चूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हो गया आपका। थर्ड है सिलेक्टिव अटेंशन या चयनात्मक ध्यान। तो एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस आपका हमेशा, आप क्या ग्रैब कर रहे हैं, क्या ग्रैब नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा अटेंशन पे डिपेंड करता है। तो जब आप अटेंटिव होते हैं तो आप, टीचर्स तो 100 बातें बोलते हैं, उन 100 बातों में से आपको सिर्फ 50-60 बातें ही आप ग्रैब करते हैं, बाकी हो सकता है आपको इररिलेवेंट लगे या आप भूल जाएं। तो ये इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस, जब क्लासरूम के बीच में हम बैठकर सिलेक्टिव और नॉन
एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। मतलब चयनात्मक ढंग से जब हम ध्यान देते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ग्रैब करनी है और कुछ चीज़ें छोड़ देनी है। और नेक्स्ट चयनात्मक मोरालिटी, ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, गलत, क्योंकि जब सिलेक्टिव मोरालिटी की बात आती है तो वहाँ पे भी व्यक्ति विशेष अपने अकॉर्डिंग अपने मोरालिटी को चूज़ करता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ज्ञान की बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है जो एक टीचर द्वारा एक स्टूडेंट को दिया जाता है, राइट। तो वो अटेंटिव होगा तभी वो एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस वाली बात कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों के बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। दूसरा है संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। इसका इंग्लिश भी है आपके पास, ये आप इसका इंग्लिश है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों जिसको देखना है आप देख सकते हैं। द इनिशियल मैसेजेस टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टेब्लिश इंटरेक्शन लेटर। ये कह रहे हैं कि जो इनिशियल मैसेजेस होते हैं, जो कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्ट करने में संदेश देते हैं, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी समय नहीं बताए जाते। तो ये कक्षा को जब समराइज़ किया जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हों, राइट। एंड सेकेंड है आपका मोर कंट्रोल द ओवर कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट आर लर्निंग। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपका कंट्रोल है, टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है और उसका कम्युनिकेशन प्रोसेस में कंट्रोल है तो वो सिलेक्टिव होगा, वो अपना कम्युनिकेशन इस तरह से रखेगा कि जो भी वो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट्स को समझ में आए। तो जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम कंट्रोल करेंगे, लर्निंग भी आपकी उतनी ही ज़्यादा कंट्रोल्ड होगी, राइट। तो रीज़न जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आपका ए है वो करेक्ट है, लेकिन ए जो आपका है वो फॉल्स है, लेकिन जो बी है वो आपका क्या है, रीज़न आपका करेक्ट है। लेकिन द इनिशियल मैसेजेस टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश इंटरेक्शन लेटर। सी, जब भी इंटरेक्शन स्टार्ट करना होता है तब हम इनिशियल, मतलब जैसे होता नहीं कि हेलो हाय, वहीं से समझ में आ जाता है कि हम किस तरह से आगे कम्युनिकेट, आप उस टीचर से पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। तो इनिशियल मैसेजेस जो हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो फोर्थ आपका ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आपके रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट है कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है, कि आपका ये एक नेचुरल प्रोसेस है, या आप कह सकते हैं कि नेचुरल एबिलिटी है कि कम्युनिकेशन जो है वो आप क्लासरूम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा है इफ़ेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप इफ़ेक्टिव टीचिंग तभी कर सकते हैं जब आपको बात करनी आए, संप्रेषण आए, राइट। जब आप अपनी बात को सामने वाले तक सही ढंग तक से पहुंचा सकते हैं तभी आप कह सकते हैं कि आप इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हैं आपके पास, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है, और दूसरा है आपका कि कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। तो बिल्कुल, अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे संप्रेषण कर पाएंगे। तो आर तो आपका सही है, लेकिन अगर हम ए की बात करें कि वो एक स्वाभाविक क्षमता है तो नहीं, हम इसे डेवलप भी कर सकते हैं। ये स्किल्स डेवलपमेंट में आता है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर बॉर्न टीचर पैदा हुआ है, वो अपने स्किल्स को टाइम टू टाइम डेवलप करता है, उस पर काम करता है और उसके बाद वो पढ़ाने के लिए सक्षम होता है। इसीलिए देखिए आपकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वैसे आप लोग भी अगर आंसर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हो सकता है आप लोग के सारे आंसर सही ना हो, आप लोगों के आंसर गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आंसर नहीं करिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, इससे ये होगा कि आप लोग अटेंटिव हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ऐसे बैठ के सुनने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप आंसर करेंगे तो आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बेहतर होगा,
राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वितकारी प्रक्रिया है। कोई भी शिक्षक इसे मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि छात्रों की अनुक्रियाएं सोद्देश्य होती हैं। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इंग्लिश में भी है आपके पास। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। दूसरा है, अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशन दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेस आर पर्पसिव। राइट, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा? सी। जो आपका क्लासरूम का कम्युनिकेशन है वो कैसा होता है? वो ट्रांजैक्शनल प्रोसेस ही है। कैसा है? ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, 2 वे कम्युनिकेशन है और ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है। अगर स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है, टीचर से बार बार पूछ सकता है, राइट, और बीच में भी इंटरप्ट करके पूछ सकता है। तो ये आपका एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है। दूसरा है आपका, कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि छात्रों की अनुक्रियाएं सोद्देश्य होती हैं, मतलब पर्पसिव होती हैं। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आपका इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो टीचर है वो कभी भी जब स्टूडेंट आंसर करता है तो एक अवधारणा होती है टीचर की भी कि ये जो आंसर है ये इसको आता है या इसको नहीं आता है, और ये पर्पस से इस आंसर को कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, अभिकथन आपका क्या होगा? सही। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी, हाँ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए आपका सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है? यहाँ पे मानव संप्रेषण प्रक्रिया की बात की जा रही है, तो उसके लिए कौन सा संप्रेषण सही होगा? पहला है, अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीप्त कर सकते हैं। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। अधिक संप्रेषण का अर्थ छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी अधिगम है। और कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सी। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं आप देखते ही इनकरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एफ। जो एफ है, कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो आप देखते ही गलत कर सकते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि जो टीचर सिखा रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जिस भी स्टेटमेंट में एफ है आपका, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे ही एफ आपने गलत किया, आपके पास जो ऑप्शन बचा वो बचा थर्ड, ए, बी, सी एंड डी। तो यहाँ पे अशाब्दिक या नॉन वर्बल संप्रेषण विचारों का उद्दीप्त कर सकते हैं। जब हम कोई बोल के किसी वर्बली किसी चीज़ को नहीं बता रहे हैं, बोल के किसी चीज़ को नहीं बता रहे, सिर्फ संकेतों में बता रहे हैं या अपने एक्शन से बता रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन से बता रहे हैं, तो यहाँ पे व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाता है। जब आप बोल के बताते हैं तो वो शब्दशः आपकी बात समझता है, लेकिन जब आप एक्सप्रेसिव होते हैं, जब आप एक्सप्रेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन से, हैंड एक्सप्रेशन से या फिर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन से आप बताते हैं, नोट करते हैं अपने सर को, तो इससे हम कहीं ना कहीं विचार करते हैं, थॉट्स आते हैं कि ये क्या कह रहा होगा, तो इस तरह से आपके जो विचार हैं वो उद्दीप्त होते हैं। नेक्स्ट है, संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। तो यस, संप्रेषण को हम, कम्युनिकेशन को हम ग्रैब करते हैं, हमेशा सीखते हैं और लर्न करते हैं और उसको स्टोर भी करते हैं। संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। यस, हर चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ आपका संप्रेषण या कम्युनिकेशन नहीं होता। ये एक यूनिवर्सल, आप नहीं बोल सकते कि ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन है कि हर चीज़ में अगर आप कम्युनिकेट करें तो चीज़ें सही हो जाएंगी। हो सकता है कि आप कम्युनिकेट कुछ और कर रहे हो और आपकी बातों को कोई अलग मतलब निकाला जा रहा हो, राइट। तो इस वजह से सार्वभौम सॉल्यूशन ये नहीं है। संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि खंडित होने का मतलब है कि ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट। कभी भी कम्युनिकेशन ब्रेकआउट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अगर आप रुक गए या आपने पॉज ले लिया या आप थोड़ी देर बात करेंगे तो वो वहीं से खंडित हो गया, आप उसके आगे भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये 4 ऑप्शन सही हैं, ई और एफ आपके क्या है? गलत। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है आपका इंग्लिश में, एक बार देख लीजिए आप लोग कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज, कम्युनिकेशन इज अ लर्नड एबिलिटी, कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पैनिशिया, communication cannot break down, more communication means more effective learning by students, और value of what is learnt through classroom communication is not an issue for student। तो ये और ये आपका गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेंगे, उसके बाद इसको हम आंसर करेंगे। स्टेटमेंट है आपका, कक्षागत परिस्थितियों में प्रयुक्त संदेशों के अर्थ स्वभावतः स्वैच्छिक होते हैं। तर्क है, व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों के परिणाम स्वरूप अर्थों को ग्रहण करता है। तो स्टेटमेंट है, मीनिंग ऑफ मैसेजेस यूज्ड इन द क्लासरूम आर आर्बिट्रेरी इन नेचर। कि जो भी आपका क्लासरूम में जो भी मैसेज यूज़ किया जाता है या जो भी क्लासरूम में अनाउंसमेंट की जाती है वो आर्बिट्रेरी बाय नेचर होते हैं। तो दिस इज़ ट्रू, आर्बिट्रेरी होते हैं। दूसरा है, मीनिंग्स आर लर्नड एज अ रिजल्ट ऑफ वंस प्रायर एक्सपीरियंस। कोई भी मीनिंग, कोई भी मतलब, जब किसी को कुछ एक्सपीरियंस, जैसे टीचर हैं तो टीचर उस स्टूडेंट की भूमिका से होकर आए होते हैं, उस जर्नी से होकर गुजरे होते हैं, इस वजह से उनके एक्सपीरियंसेस बनते हैं और फिर उनको समझ में आता है, फिर उनकी जो थ्योरी होती है या जो उनके मीनिंग्स होते हैं हर चीज़ को लेके या कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके बिल्डअप होते हैं। तो एक्सपीरियंस से, प्रायर एक्सपीरियंस से ही आपके मीनिंग्स बिल्डअप होते हैं। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। एंड सेकेंड, जो फर्स्ट स्टेटमेंट था आपका, मीनिंग ऑफ मैसेजेस यूज इन द क्लासरूम आर आर्बिट्रेरी इन नेचर, यस, तो आर्बिट्रेरी होते हैं नेचर में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। दोनों ही स्टेटमेंट, आर्बिट्रेरी बाय नेचर, क्लासरूम में जो भी संदेश होते हैं, जो भी मैसेजेस होते हैं वो आपके स्वभावतः स्वैच्छिक ही होते हैं। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ए एंड आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। अगेन दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, अभिकथन और तर्क। 6 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग और 6 के 6 क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि क्लासरूम से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो 2018 में जो पेपर पूछा गया था मोस्टली क्वेश्चन किस टॉपिक से आए थे, क्लासरूम कम्युनिकेशन से। तो 2018 में आपने अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो जाता। लेकिन 2019 की बात करें, अगर 20 की बात करें या 21, 22, 23 की बात करें तो वहाँ पे अगर आपने 23 का पेपर देखा है तो वहाँ पे मास मीडिया या मीडिया कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो ये चेंजेस आपको समझने हैं, ये चेंजेस देखने हैं कि एक टाइम पे कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। चलें, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कक्षागत परिस्थितियों में संप्रेषण का एक सांस्कृतिक आयाम होता है। कक्षागत परिस्थितियों में संप्रेषण का एक सांस्कृतिक आयाम होता है, ये एक बिल्कुल सही बात है। आस्थाएं, आदतें, रीति रिवाज और भाषाएं संप्रेषण की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। ये भी ट्रू है कि जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हमारी आस्थाएं, हमारी आदतें, रीति रिवाज, हमारी भाषा, ये सब हमारी संस्कृति से ही रिलेटेड है। तर्क भी बिल्कुल सही है। और अगर हम अभिकथन की बात करें या स्टेटमेंट की बात करें तो कक्षागत परिस्थितियों में संप्रेषण, आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपका किस जोन से आए हैं, किस स्टेट से आए हैं, किस कल्चर से आए हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है आप कहीं भी चले जाएं। तो अगर आप एक क्लासरूम में, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में है जहाँ पे सारे स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस स्टेट में वो क्लासरूम चल रही है वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की भाषा और वहाँ की सभ्यता आपके ऊपर हावी होगी, राइट। तो यहाँ पे संस्कृति या कल्चर आपका क्लासरूम पे इफेक्ट डालता है। तो कक्षागत परिस्थितियों में संप्रेषण का एक सांस्कृतिक आयाम होता है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है और आर ए की सही व्याख्या है। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए इसको कि क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज़ अ कल्चरल डायमेंशन। सेकेंड है,
बिलीव्स, हैबिट्स, कस्टम्स एंड लैंग्वेज आर द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, जिसको हम बोलते हैं होमोफिल्स। नेक्स्ट, कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक और छात्र किसके बारे में निर्णय लेने हेतु स्वहित के मुद्दों का उपयोग करते हैं? इन अ क्लासरूम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यूज सेल्फ इंटरेस्ट इश्यूज टू जज। तो यहाँ पे किसका निर्णय लेने के लिए स्टूडेंट एंड टीचर्स दोनों लोग सेल्फ इंटरेस्ट का यूज़ करते हैं या फिर सेल्फ इंटरेस्ट सिखाते हैं? तो यहाँ पे हर व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई भी हो, वो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी पे ही वर्क करता है कि उसके अंदर कितनी एक्सेप्टेंस है, राइट। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे जोक्स नहीं ले पाते, बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके ऊपर आप जोक्स करें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर उनको जज किया जा रहा है तो वो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको जज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। या अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब अगर टीचर जो पढ़ा रहा है तो बहुत सारे लोग बहुत फोकस्ड होकर पढ़ते हैं, वो एकदम सिलेक्टिव होते हैं, उनका जो एक्सपोजर होता है या उनका अटेंशन होता है सिलेक्टिव होता है कि उनको क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं एक्सेप्ट करना। और बहुत सारे लोग होते हैं जो टीचर कह रहा है सब सही है, वहाँ पे एक्सेप्टेंस है, नॉन एक्सेप्टेंस की कोई बात नहीं आ रही है, वो लोग सिलेक्टिव नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि टीचर एंड स्टूडेंट की एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी स्वीकार्यता ही निर्णय लेने के लिए कि कोई भी मुद्दा है उस पर वो किस तरह से निर्णय लेते हैं, वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। अनक्रिटिकल डिस्पोजिशंस या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ आइडियाज़ या एक्सटर्नल नॉन वर्बल क्यूज़, ये आपके सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कक्षागत परिस्थितियों में सूचना प्रक्रमण को प्रभावित करने वाले चर हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन अ क्लासरूम? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को कौन कौन से वेरिएबल्स इफेक्ट करते हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले है परसेप्शन लेवल्स। बिल्कुल, हर व्यक्ति का अपना एक परसेप्शन लेवल होता है, या आप कह सकते हैं प्रत्यक्षीकरण स्तर होता है। तो किसी भी क्लासरूम में अगर कोई इंडिविजुअल बैठा है तो उसका परसेप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। नेक्स्ट है अर्जित आदतें, लर्नड हैबिट्स, जो आप सीख चुके हैं या जो आप सीख के आए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन आप ज़रूर करते हैं। जो आपका बैकग्राउंड रहा है, जो चीज़ें आपने सीखी हुई हैं, जैसे अगर आप क्लास 8th में हैं तो क्लास 9th में जाएंगे तो 8th वाली चीज़ें आप लेकर आएंगे, राइट। और ये यूनिवर्सल लागू होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासेस में ही, अगर आप डेली लाइफ में भी, तो आप अगर पिछले साल आपने जो सीखा है उसको आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे, जो आपकी गलतियां थी उनको सुधारने के लिए, या फिर जो आपकी अच्छाई थी उसको एक्सपेंड करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे अर्जित आदतें भी आप क्लासरूम में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं कि जो आपकी पुरानी चीज़ें थी उनसे हम इंफॉर्मेशन को और प्रोसेस करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट, एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़, तो आपका कल्चरल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। फोर्थ है सिलेक्टिव फैक्टर। बिल्कुल, जब हम चयनात्मक मेंटालिटी से देखते हैं तो सिलेक्टिव फैक्टर्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। बाज़ार की अपेक्षा या मार्केट एक्सपेक्टेशन, मार्केट में है, क्लासरूम की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। संस्थागत हस्तक्षेप या इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन, तो इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्लासरूम के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपका सही हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। दो स्टेटमेंट अगेन दिए गए हैं, अभिकथन और तर्क। कक्षागत परिस्थितियों में चयनात्मक प्रभावन सूचना स्रोत के बारे में छात्रों के प्रत्यक्षीकरण एवं जानकारी पर निर्भर करती है, और तर्क है संप्रेषण स्रोत की प्रभाविता छात्रों की सूचना के बारे में चयनात्मक अभिमुखता को निर्धारित करती है। और अगर इंग्लिश में देखें
तो सिलेक्टिव एक्सपोजर इन द क्लासरूम इज डिपेंडेंट अपॉन स्टूडेंट्स परसेप्शंस एंड नॉलेज अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड दूसरा है द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन सोर्स डिटरमाइंस द सिलेक्टिव एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट्स टू इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो फर्स्ट वाला सही लग रहा है, क्योंकि सिलेक्टिव एक्सपोजर इन द क्लासरूम, अगर हम क्लासरूम में सिलेक्टिव एक्सपोजर करते हैं तो किस पे है, इज डिपेंडेंट अपॉन स्टूडेंट्स परसेप्शन। वो कंप्लीटली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट के परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह की अप्रोच लेनी है। अगर उसको नॉलेज चाहिए या वो चाहता है कि मुझे ज़्यादा समझ में आए, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे वाली सीट पे बैठूँ, तो ये आपकी सिलेक्टिव एक्सपोजर या सिलेक्टिव एटीट्यूड होगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट के परसेप्शन पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। सेकेंड है इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन सोर्स डिटरमाइंस द सिलेक्टिव एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, अगर आपका कम्युनिकेशन सोर्स इफेक्टिव है, टीचर अगर इफेक्टिव है, तो जो भी सिलेक्टिव एक्सपोजर है आपके स्टूडेंट का वो उसकी इंफॉर्मेशन पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही। और बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यदि विद्यार्थी स्वयं को किसी संप्रेषण स्रोत के निकट रखें तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा। मतलब स्टूडेंट चाहता है कि टीचर अगर बोल रहा है तो मैं उसके करीब रहूं, मैं उसके पास रहूं, मतलब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सीट में ही रहूं, जिससे कि मुझे एक्सपोजर मिल सके। मैं जो भी मेरा एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस है मैं उसको क्लियरली अपने परसेप्शन के हिसाब से कर सकूं, राइट। तो यहाँ पे किस तरह की अप्रोच होगी, सोर्स डोमिनेशन या सिलेक्टिव एक्सपोजर या नेगेटिव चॉइसेस या इम्पर्सनल बिहेवियर। सी एक तरह से अगर आप देखें तो ये नेगेटिव चॉइसेस और सोर्स डोमिनेशन तो नहीं हो सकता। दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक है सिलेक्टिव एक्सपोजर और एक है इम्पर्सनल बिहेवियर। तो यहाँ पे इम्पर्सनल बिहेवियर हम नहीं करेंगे कि वो व्यक्तिगत बिहेवियर है, नहीं। कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं हमेशा होता है कि स्टूडेंट ये चूज़ करते हैं कि हमें ज़्यादा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पढ़ना है या जो चाहते हैं कि हम आगे रहें, हमेशा हम जो टीचर समझाए वो हम पूरी तरह से समझे, वो अटेंटिव होते हैं। तो उन्होंने सिलेक्ट किया, उन्होंने चूज़ किया है कि वो अटेंटिव रहेंगे, राइट, वो टीचर्स की बात सुनेंगे। तो वो किस तरह के हैं, चयनात्मक अभिमुखीकरण या सिलेक्टिव एक्सपोजर है ये उनका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कक्षागत संप्रेषण को विद्यार्थी द्वारा संदेशों का स्पष्ट विसंकेतन कहा जाता है। अतिशयता में वृद्धि कर हम संप्रेषण की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द क्लियर डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस बाय द स्टूडेंट, और दूसरा है बाय इंक्रीजिंग रिडंडेंसी वी कैन इम्प्रूव द फिडिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। सी दोनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू होंगे। क्यों? क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन, जो टीचर है वो जो कुछ बता रहा है वो एक तरह से इनकोडेड है। अब स्टूडेंट का काम है उसको प्रोसेस करना, उस नॉलेज को या उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने को हम क्या बोलेंगे, डीकोड करना। तो जब आप क्लासरूम में हैं तो डीकोडिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। और अगर मान लीजिए कुछ आप डीकोड नहीं कर पा रहे हैं या कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे टीचर ने आपको कुछ दिया वो इनकोडेड फॉर्म में है, मतलब अपना ज्ञान टीचर ने आपको दिया, अब आप उसको डीकोड करेंगे अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से या अपने ज्ञान के हिसाब से उसको डीकोड किया। अब उसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बहुत अच्छे से टीचर से उसी समय पूछ सकते हैं, राइट, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये ट्रांजेक्शनल प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्लियर डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस बाय अ स्टूडेंट, टीचर जो कह रहे हैं वो उसी समय, अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा तो वो उसी समय पूछ के डिकोड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। और बाय इंक्रीजिंग रिडेंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो जब हम बार बार किसी चीज़ को कहते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्टूडेंट के माइंड में बैठ जाती हैं वो चीज़ें। तो जब हम रिडेंडेंसी करते हैं तो उससे क्या होता है, इम्प्रूव द फिडिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, जो विश्वसनीयता है कम्युनिकेशन की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए देखिए कि जब बार बार झूठ भी कहा जाता है वो भी सच लगने लगता है, अफवाहें भी सच लगने लगती हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फैलाई जाती हैं, बार बार दोहराई जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर 12th का क्या हो जाएगा, ए, बोथ ए एंड आर आर
ट्रू। नेक्स्ट है, कक्षा में जो भी 12th का सी आंसर कर रहे हैं, जब रिडेंडेंसी का मतलब है दोहराना या बार बार रिपीट करना, तो कोई भी चीज़ जब हम रिपीट करते हैं तो वो कंठस्थ हो जाती है, वो हमें याद हो जाती है, राइट। और टीचर का काम होता है आपको हर चीज़ समझाना और आपको याद कराना। कक्षा में शिक्षकों की मुखाकृति द्वारा की गई अभिव्यक्ति में होने वाले क्षणिक कहलाते हैं। Fleeting changes that occur in facial expression of teachers in the classroom are described as। See, जब क्लासरूम में टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, राइट, तो कई बार जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा तो टीचर अटेंटिव होकर सर नॉड करता है, सर हिलाता है अपना। क्यों नॉड करता है या क्यों हिला रहा है? क्योंकि वो आपके जो स्टेटमेंट है या आप जो उसको बता रहे हैं वो एग्री कर रहा है, और वो एक तरह से फेशियल एक्सप्रेशन से आपको बता रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, या वो अटेंटिव होकर उस बात को सुन रहा है, राइट। या कोई चीज़ समझाने के लिए वो फेशियल एक्सप्रेशन को यूज़ करता है, या किसी भी तरह के संकेत को इस्तेमाल कर सकता है। हैंड मूवमेंट हो सकते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, बॉडी जेस्चर हो सकता है, राइट। इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट मोमेंट्री मूवमेंट्स, या इंफॉर्मेशनल मोमेंट्री मूवमेंट्स, या मैक्रो या माइक्रो। सी, पूरी की पूरी क्लास में क्या टीचर आपको सिर्फ सांकेतिक भाषा में पढ़ाते हैं, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से ही उनके समझ में आता है कि क्या वो पढ़ा रहे हैं? नहीं, बहुत कम क्षण होते हैं, बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब आप किसी भी टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन को डिकोड करने का टाइम आता है, या आप किसी भी टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन को डिकोड करके आप ये समझते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, राइट। तो ये बहुत ही कम क्षण के लिए आता है, इस वजह से इसको बोला जाता है माइक्रो, सूक्ष्म क्षणित संचलन, या माइक्रो मोमेंट्री मूवमेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कक्षागत संप्रेषण की प्रक्रिया के सही विसंकेतन अनुक्रम की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिकोडिंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कोई भी कम्युनिकेशन को कैसे डिकोड करते हैं हम, ये हमें बताना है। सी, तो थोड़ा सा देखें। सबसे पहले जब आप क्लासरूम में जाते हैं, तो क्लासरूम में जाते हैं जब टीचर आपसे कुछ बात करता है या टीचर कुछ बोलता है, सबसे पहले आपको क्या होना पड़ता है? एक्टिवेट होने का मतलब आपके जितनी भी सेंसरी मोटर्स हैं, नाक कान आँख सब कुछ खुला रखना होता है कि टीचर क्या कह रहा है। टीचर क्लासरूम में आ गया है तो आपको सबसे पहले अपने जो सेंस हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है, राइट। जो आपके ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स है, उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है। अपनी आइज़ को ओपन रखते हैं कि हाँ टीचर आ गया क्लास में, वो क्या बोल रहा है उसको हम सुन रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, राइट। सेकेंड, उसके बाद क्या आता है? अब जो टीचर बोल रहा है उसको आप क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं, राइट। टीचर जो भी आपको समझाता है या जो भी बोलता है उसको आप क्या करते हैं? निर्वचन करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के बाद उसको क्या करते हैं? आप इवैल्यूएट करते हैं, राइट। इवैल्यूएट करते हैं कि ये सही है या ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये इसका क्या जो थ्योरी समझाई गई है उसको आप किसी चीज़ से रिलेट करते हैं। तो कुल मिला के इवोल्यूशन आता है। और जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके बाद आपका फीडबैक आता है। जैसे टीचर आपसे कुछ पूछता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा, उसका अगर आपने आंसर किया तो वो भी उसके लिए एज अ फीडबैक ही होगा। अगर आपने सही आंसर किया है तो आपको समझ में आ गया, अगर आपने गलत आंसर किया तो आपका फीडबैक क्या होगा? नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने सेंसरी मोटर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, फिर हम इंटरप्रेट करते हैं जो भी मैसेजेस हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन के बाद आपका क्या आता है? फीडबैक। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपागमों में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? इन कम्युनिकेटिंग इन अ क्लासरूम सिचुएशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज विल बी कंसीडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट। जब आप क्लासरूम में संप्रेषण कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी सिचुएशन सबसे अच्छी मानी जाती है, ये आपको बताना है। तो पहली है दृढ़ और अनुरूपात्मक, मतलब असर्टिव एंड कन्फर्मिस्ट। सी, असर्टिव हमेशा होना अच्छी बात है,
बट असर्टिव या आप हमेशा पॉजिटिव हैं, या आप हमेशा जो भी आपका स्टेटमेंट है या जो भी आप कह रहे हैं सिर्फ वही सही है, दृढ़ रहना या हमेशा पॉजिटिव रहना हर बार सही नहीं होता। एक क्लासरूम के लिए हमें एकदम फ्लक्चुएट होना पड़ता है, हमें हर स्टूडेंट के हिसाब से उसको समझाना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है अनुरूपात्मक। तो अगर हम कन्फर्मिस्ट की बात करें तो अगर हम सिर्फ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ाया, उनको समझ में आ रहा है, बाकियों को नहीं आ रहा है। तो हमें एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है कि सारे स्टूडेंट्स को वो चीज़ें समझ में आए। तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड है टेक्निकल एंड डोमिनेटिंग या तकनीकी एवं आधिपत्यकारी। अगर हम डोमिनेंट हो जाएंगे कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, या जो टीचर बोल रहा है, वही बहुत सारे टीचर्स की ऐसी अप्रोच होती है कि उन्होंने जो कह दिया उस बात को कोई भी स्टूडेंट काट नहीं सकता, अदरवाइज़ उन्हें बुरा लग जाता है और फिर बाद में बच्चे इस वजह से डरते हैं कि हमारे मार्क्स कट जाएंगे, हमारे जो भी इंटरनल है उसमें अच्छे से मार्क्स नहीं आएंगे, राइट। तो ये अप्रोच भी आपकी क्या होगी, गलत। और सिर्फ तकनीकी पे डिपेंड करके या सिर्फ टेक्निकल अप्रोच लेकर भी हम एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या क्लासरूम में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है निजी और अनुसरणकारी, पर्सनल एंड इमुलेटिव। तो पर्सनल तो कभी भी कोई भी चीज़ अगर टीचर कर रहा है तो वो सही नहीं होगी क्लासरूम के लिए। नेक्स्ट है एम्पैथेटिक एंड प्रैग्मेटिक। जब आप एम्पैथेटिक कुछ करते हैं, जब आप किसी भी स्टूडेंट से रिलेट करके कोई चीज़ करते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप स्टूडेंट से रिलेट करके दे रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, उनका जो मोरल है उसको समझ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स को जब सेंस करके आप कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, एम्पैथेटिक। मतलब स्टूडेंट से एक तरह से आपको सहानुभूति है या फिर आप उनको फील करते हैं। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मीन्स कि जब आप स्टूडेंट से अग्री डिसअग्री या स्टूडेंट की फीलिंग से जब अग्री होते हैं या उनको आप पर्सनली उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, तो इस तरह से जब हम पढ़ाते हैं और उनके अकॉर्डिंग जब हम एग्जांपल्स देते हैं, उनके अकॉर्डिंग जब हम उनके बिलीव्स के अकॉर्डिंग या स्टूडेंट को जो समझ में आ रहा है उस तरह के अप्रोचेस हम अप्लाई करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ का 16th का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन संप्रेषण की पराभाषिक कहलाते हैं? दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द पैरा लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। पैरा लैंग्वेज क्या होते हैं कम्युनिकेशन में? ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि नॉन लेक्सिकल वर्ड्स हैं। पैरा लैंग्वेज मतलब नॉन लेक्सिकल वर्ड्स। अब नॉन लेक्सिकल वर्ड्स किस तरह से हैं? जैसे आपके पिच क्या होनी चाहिए, आपकी वॉइस की वॉइस का उतार चढ़ाव क्या होना है, पॉजेस कहाँ कहाँ पे लेने हैं आपको, या आपको किस तरह से समझाना है, कौन कौन से ये आप कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है आपके स्पीच की वो कैसी होनी चाहिए, या एम्पलीट्यूड किस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, पैरा लैंग्वेज में। तो सबसे पहले ध्वनि का उतार चढ़ाव, जब भी टीचर कोई भी चीज़ समझा रहा है तो उसकी वॉइस किस तरह से अप एंड डाउन जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके इम्पॉर्टेंस एंड नॉन इम्पॉर्टेंस को समझ पाते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट पैरा लैंग्वेज है। मतलब भाषा को छोड़ के, जो भाषा है वो तो है ही, भाषा को छोड़ के जो भाषा में आप फिलर्स यूज़ कर रहे हैं वो फिलर्स किस तरह के होने चाहिए, ये हो गया आपका पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट है आंतरिक शोर, इंटरनल नॉइस। अगर आप क्लासरूम में हैं और बहुत ज़्यादा नॉइसी क्लासरूम है तो उसको तो आप इंटरनल पैरा लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। एक्सटर्नल नॉइज़ भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है विरामों का उपयोग, यूज़ ऑफ पॉजेस, कहाँ कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ कहाँ पे फिर से बोलना है, ये सारी चीज़ें, मतलब पंक्चुएशंस वाली जो चीज़ है वो भी एक भाषा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पैरा लैंग्वेज है। नेक्स्ट है वाणी दर और प्रबलता, रेट एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ए, डी और ई, ए, डी और ई, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से कौन सा है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है, जिसमें भी सी होगा या जिसमें भी बी होगा वो तो नहीं है। तो सी और बी वाले ऑप्शंस, जिसमें भी सी है वो वाले ऑप्शंस अगर हम हटा देंगे
तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर 4। तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, राइट। लगभग 90% क्वेश्चंस जो है वो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आपके सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है बट हाँ बेसिक नॉलेज है तो आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है, कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा? Which of the following would influence the effectiveness of communication in classroom instructions in a critical way, right? या in a important way, कुछ भी हम बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है सी, शिक्षक का विषय संबंधी ज्ञान, शिक्षक को कितना उसका सब्जेक्ट आता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं बट वो आपको समझाने में सक्षम नहीं होते, राइट, समझाने में अक्षम है। क्यों? क्योंकि उनकी का जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है या जो उनका नॉलेज डिलीवरी का तरीका है वो उतना अच्छा नहीं है, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो सब्जेक्ट नॉलेज टीचर की उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, कितने इफ़ेक्टिव तरीके से वो आपको समझा सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षक की एकेडमिक बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं, एकेडमिक इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हम एक बार पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात भी करें तो भी हो सकता है, बट आप बोलो एकेडमिक इंटेलिजेंस, अगेन एकेडमिक इंटेलिजेंस होगा तो वो से बहुत अच्छा एकेडमिक में परफॉर्म किया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा टीचर भी हो, राइट। एक अच्छा एकेडमिक वाला, एक अच्छे व्यक्तित्व वाला टीचर ही हो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो IAS PCS हो सकता है वो किसी दूसरी फील्ड में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या किसी और फील्ड में हो, राइट। नेक्स्ट है, शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली, टीचिंग स्टाइल प्रेफर्ड बाय द टीचर वाइल ट्रांजैक्टिंग। जो टीचिंग स्टाइल्स टीचर जब पढ़ाता है उस समय यूज़ कर रहा है वो भी एक तरह से मायने रखती है, ऐसा नहीं कि नहीं मायने रखती। बट अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षक उपकरण, तो ये आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। टीचिंग स्टाइल नो डाउट मैटर करती है बट लेकिन टीचिंग एड्स की अगर आप बात करेंगे, अगर कोई चीज़ समझा रहा है टीचर और उस टाइम पे उसने कुछ इमेजेस यूज़ कर ली, कोई वीडियो या फिर आपको कोई इक्विपमेंट दिखा दिया, जैसे केमिस्ट्री लैब में लेके गए तो सिर्फ वर्बली नहीं, आपको लैब में पूरा का पूरे हर एक एसिड, एक मटेरियल, एक केमिकल दिखाया जा रहा है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, राइट। तो प्रस्तुतिकरण बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ में आप कंफ्यूज हो सकते थे बट यहाँ पे जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो है प्रस्तुतिकरण। किसी भी चीज़ का जब विजुअलाइजेशन कराया जाता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, एक शिक्षक छात्रों के 6 समूहों के गठन का निर्णय करता है और परिचर्चा एवं प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय सौंपता है। मतलब डिबेट के लिए या डिस्कशन के लिए एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक दे दिया। इस बारे में किस प्रकार का संप्रेषण प्रति माह उसकी रणनीति की का उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है। मतलब टीचर क्या कर रहा है, टीचर आपका जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ग्रुप बना दे रहा है और ग्रुप बनाने के बाद उनको एक टॉपिक दे रहा है कि इस टॉपिक पे आपको बोलना है, इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। 6 लोगों का ग्रुप है, वहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, टीचर खुद ग्रुप्स बना रहा है, राइट। तो सबसे पहले है लीनियर या हॉरिजॉन्टल मॉडल। लीनियर या हॉरिजॉन्टल मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वन डायरेक्शन में कोई भी कम्युनिकेशन होता है, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता। और जैसे ही आप बात करते हैं इस क्लासरूम की तो वहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन मैटर करता है। नेक्स्ट है अंतरक्रियात्मक प्रतिमान या इंटरैक्शनल मॉडल। इंटरैक्शन मॉडल हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि जब आप ग्रुप बना रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है क्रियान्वित परक प्रतिमान या ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल भी हो सकता है बट यहाँ पे जो सूटेबल ऑप्शन है, बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो आपका क्या है, सी। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, ट्रांजैक्शनल मॉडल। क्योंकि ट्रांजैक्शनल मॉडल जो आपका कम्युनिकेशन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन है, वो आपका कैसा है, ट्रांजैक्शनल मॉडल है।
इंटरेक्शनल मॉडल भी हो सकता है, बट इंटरेक्शनल मॉडल में ये होता है कि टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन मे बी पॉसिबल कि दोनों लोगों को समान मौका ना मिले। बट यहाँ पे ट्रांजैक्शनल मॉडल में ऐसा है, जब ग्रुप्स बना दिए गए हैं तो समान तरीके से मौका मिलेगा। हर चीज़ को आप पूरे अच्छे ढंग से, मतलब एक एक स्टूडेंट अपना सोर्स एंड जो भी इनकोडिंग एंड डिकोडिंग दोनों का मौका स्टूडेंट को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शनल मॉडल करेक्ट होगा, राइट। इंटरेक्शनल मॉडल आपका टू वे कम्युनिकेशन ज़रूर होता है, बट जब क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका क्या आता है, इंटरेक्शनल मॉडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्रभावी आग्रही संप्रेषण जो लिखित या वाचिक रूप में हो के लिए प्रभावी निर्धारक निम्नलिखित में से कौन सा है? पावरफुल डिटर्मिनेंट फॉर इफेक्टिव असर्टिव कम्युनिकेशन वेदर रिटन और स्पोकन। जब भी कोई चीज़ लिखी गई है और बोली गई है, लेकिन वो दृढ़ात्मक तरीके से या फिर असर्टिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से बोली गई है, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक जहाँ पे एक श्योरिटी है, उस चीज़ को जब लेकर हम बोलते हैं तो वहाँ पे हमेशा एक वर्ड आता है आई। आप सिर्फ दृढ़ तब हो सकते हैं जब आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं की बात करें, राइट। अगर आप किसी और चीज़ की बात करें तो वहाँ पे आप असर्टिव बहुत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट वाला केस आता है। लेकिन जब भी आप किसी भी राजनेता को बोलें, देखें, या फिर कोई इस तरह से भाषण होता है जहाँ पे खुद को संबोधित करते हैं, या रिटन में जब भी कोई भी अगर लीगल डॉक्यूमेंट आप देखें तो रिटन में, तो वहाँ पर हमेशा मैं वाली बात आती है, आई वाली बात आती है, राइट। तो यहाँ पर जो सही होगा, मैं संदेश वाला जो रिटन या स्पोकन जो भी कम्युनिकेशन है वो पावरफुल माना जाता है अगर आपका आई से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नांकित में से कौन सा अनुक्रम शिक्षक और छात्रों के बीच उदग्ध संप्रेषण प्रतिमान को सही रूप में प्रदर्शित करता है? Sequence correctly depicts the linear communication model between teacher and student। टीचर और स्टूडेंट के बीच में लीनियरिटी कब होती है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आपका जो भी टीचर है, जो टीचर आपको कोई भी चीज़ प्रोवाइड करता है या कोई भी ज्ञान, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो वो एक तरह से इनकोडेड होती है। इनकोडेड का मतलब कि वो टीचर का ज्ञान है, वो उसने अब आपको दे दिया, अब उसको आपको क्या करना होता है, डिकोड करना होता है। तो सबसे पहले टीचर आपको कुछ भी देता है तो क्या, कूट संकेतन, राइट। जो भी आपको दे रहा है उसको जब तक आप डिकोड नहीं करेंगे, आप प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक आप उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करते। तो सबसे पहले क्या आएगा, इनकोड। देन संकेत संदेश या सिंबल्स मैसेजेस। अब उसको जब आप इनकोड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेंगे, सिंबल्स मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जिसको आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या आएगा, चैनल, राइट। उसके बाद आपका क्या आएगा, चैनल, कि किस चैनल से आपको उसको डिकोड करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनकोड, सिंबल मैसेज एंड देन चैनल। नेक्स्ट, एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में बहुत प्रभावी वर्णनात्मक प्रस्तुति करता है। छात्रों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता किए बगैर यह निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? मतलब यूनिवर्सिटी टीचर मेक्स अ वेरी इफेक्टिव एक्सपोजिटरी प्रेजेंटेशन इन हिज क्लासरूम विदाउट केयरिंग फॉर इट्स इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। कि स्टूडेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा बिना इसकी केयर करते हुए यूनिवर्सिटी का जो टीचर है वो एक इफेक्टिव प्रस्तुतिकरण देता है। अब कोई भी टॉपिक है, हो सकता है वो सेंसिटिव टॉपिक है, हो सकता है वो ऐसा टॉपिक है कि उसके बारे में आप अपने विचार नहीं रख सकते हैं, राइट। बट एक टीचर अगर ऐसा कर रहा है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ऐसा कर रहा है, तो इनमें से कौन सा मॉडल हो सकता है? तो ये है लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। क्यों बोलेंगे लीनियर? क्योंकि यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन है, ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है टीचर को कि स्टूडेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कह दी इन अ डायरेक्ट वे, राइट। तो ये किस तरह का कम्युनिकेशन हो जाएगा?
उदग्र संप्रेषण प्रतिमान, राइट, क्योंकि इंटरैक्टिव में तो स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जब क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा और ये इस बात पे फिर फ़र्क पड़ने लगेगा कि इसका इफ़ेक्ट स्टूडेंट्स पर क्या पड़ रहा है। और ट्रांजैक्शनल भी टू वे कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे आपके डिस्कशंस भी दोनों सोर्सेज को आपका बराबर का मौका मिलता है डिस्कशन का। और नेक्स्ट है ऑथोरिटेरियन कम्युनिकेशन मॉडल या सत्तात्मक संप्रेषण प्रतिमान। तो सत्तात्मक नहीं होगा, ये होगा लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नांकित में से कौन कक्षा क्रियान्वित में कुसंप्रेषण का एक सशक्त संसूचक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावरफुल इंडिकेटर ऑफ मिसकम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम ट्रांजैक्शन? क्लासरूम ट्रांजैक्शन का मिसकम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल इंडिकेटर कौन सा है, ये आपको बताना है। पहला है विषय के प्रति प्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी, कि जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनका बम्बार्ड कर देना, मतलब उनको पूछने लगना। दूसरा है यॉनिंग बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर यॉन कर रहे हैं इट मीन्स क्लास आपकी कैसी है, बोरी है। तो इसमें मिसकम्युनिकेशन तो नहीं हुआ, बस ये है कि जो बताया जा रहा है वो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, बट मिस नहीं है, मतलब कुछ भी गलत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है पर्पसली नॉन पार्टिसिपेटिव मूव्स ऑफ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट्स का मन ही नहीं कर रहा कि वो पार्टिसिपेट करें, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि वो मिसकम्युनिकेशन है, वो समझ रहे हैं उस चीज़ को, कम्युनिकेशन प्रोसेस सही है, बट वो पर्पसली नहीं चाहते हैं कि वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। और नेक्स्ट है विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी। जब इररेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसका मतलब वो चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आई है, उस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मतलब जो टीचर समझा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये हमें पहले से ही आता है और स्टूडेंट्स जो है वो बोर हो रहे हैं और यॉन कर रहे हैं, राइट। या फिर ऐसा होता है कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट आज मूड में नहीं कि हाँ ठीक है कि हमें पता है पहले से और हम आज इस मूड में नहीं कि हम आपके एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस क्लास में। लेकिन और अगर कोई चीज़ समझा रहे हैं और उस पर प्रासंगिक क्वेश्चंस या फिर रेलिवेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है और आप ये इन क्वेश्चंस के भी आंसर जानना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इररेलेवेंट क्वेश्चन करते हैं, आप प्रासंगिक क्वेश्चन करते हैं, तो इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ ही नहीं आई, जो टीचर समझाना चाह रहा है वो मिसलीड हो गया है, वो गलत डायरेक्शन में आपको समझा रहा है, राइट। तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन तब होने से विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि टीचर को लगेगा कि ये तो मैं समझा ही नहीं रहा था, मैं तो कुछ और पढ़ा रहा था, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। किस संप्रेषण प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो यहाँ पे ट्रांजैक्शनल मॉडल की बात करें या लीनियर मॉडल की, क्योंकि लीनियर मॉडल में अगर शोर की बात करें तो कितना भी शोर मचाते रहो, वन वे कम्युनिकेशन है, सिंपल हमने अपनी बात कही और ख़त्म, राइट। तो यहाँ पे शोर वाली बात नहीं है। पार्टिसिपेटिव मॉडल या पार्टिसिपेटिव मॉडल की बात करें या ट्रांजैक्शनल, पार्टिसिपेटिव मॉडल आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल की तरह ही है। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके शोर का, नॉइजेस का, राइट क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन है और टू वे कम्युनिकेशन और दोनों पक्षों को पूरा का पूरा मौका मिल रहा है वाद विवाद करने का। तो अगर यहाँ पे नॉइज़ होगा, चैनल में नॉइज़ हो, एक्सटर्नल नॉइज़ हो, इंटरनल नॉइज़ हो, किसी प्रकार का भी नॉइज़ हो, तो डिस्टर्बेंस हो, तो ये आपका इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है असर्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे अगर दृढ़ मॉडल है, आग्रही मॉडल है या आपका असर्टिव मॉडल है तो भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कक्षागत संप्रेषण में सादृश्य को क्या समझा जाता है? इन क्लासरूम कम्युनिकेशन एनालॉजीज आर कंसीडर्ड। एनालॉजीज को क्या समझा जाता है? तो कोई भी चीज़ जब हम दिखाते हैं, राइट, या कोई भी एनालॉजी क्रिएट करते हैं या कोई भी चीज़, कोई विजुअलाइजेशन आपके सामने आता है तो वो क्या करता है? अटेंशन तो नहीं खराब करता आपका, राइट। ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई चीज़ दिखा दी गई तो आपका अटेंशन ब्रेक हो गया, या नियंत्रण कंट्रोल डिवाइस आपको कंट्रोल करता है,
या अवांछित सूचना, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर कोई चीज़ दिखाई जा रही है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वो अनवांटेड तो हो ही नहीं सकती। समर्थक साक्ष्य या सपोर्टिंग एविडेंस हो सकता है, राइट। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। कोई भी चीज़ दिखाई जा रही है, कोई भी टीचर ने कोई चीज़ पढ़ाई और उससे रिलेटेड कोई वीडियो दिखा रहा है या कोई इक्विपमेंट दिखाया जा रहा है तो वो आपका सपोर्टिंग एविडेंस की तरह माना जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 26 आई गेस आपका हिंदी वाला पोर्शन कट गया है 26 में, ये के लिए सहानुभूति अनिवार्य है, ये छोड़ दें। ए वहाँ से है असर्शन, एम्पैथी इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेटी। अगर दो पार्टीज़ हैं तो ये बोल रहे हैं कि एम्पैथी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इसेंशियल चीज़ है जब दो पार्टीज़ आपस में बात कर रही हैं। और रीज़न क्या दे रहे हैं, एम्पैथी लिंक्स द टीचर एंड स्टूडेंट्स। एम्पैथी जो है वो टीचर और स्टूडेंट को लिंक करता है। तो बिल्कुल अगर टीचर किसी भी तरह से स्टूडेंट से जुड़ा रहेगा या स्टूडेंट किसी भी तरह से टीचर से जुड़ा रहेगा तो ये एक तरह का इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी होगा और स्टूडेंट टीचर के बीच में लिंक का भी काम करेगा। तो दोनों ही आपके क्या है, तर्क असर्शन, क्योंकि वो हिंदी में कट गया है तो आपको यहीं पे देखना पड़ेगा। असर्शन एंड रीज़न दोनों ही आपके सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और बोथ, अच्छा यहाँ पे व्याख्या है या नहीं है की बात नहीं आ रही है, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। कंप्यूटर आधारित भाषा अधिगम को क्या कहा जाता है? इसके नाम से ही क्लियर है, CALL, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। इसको बोला जाता है कॉल, तो इसको बोला जाता है संप्रेषणात्मक कॉल या कम्युनिकेटिव कॉल, राइट। कोई भी कंप्यूटर असिस्टेड या कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज है, कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज असिस्टेड है तो ये लर्निंग है, तो ये आपका कॉल बोला जाता है। और कोई भी चीज़ जब हम कंप्यूटर से पे पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ जब कंप्यूटर से जानकारी मिलती है तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटिव कॉल, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। स्पर्श संप्रेषण विज्ञान शब्द का अर्थ है द वर्ड हैप्टिक्स डिनोट्स। हैप्टिक्स का मतलब है जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं, टच करके फील करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का स्पर्श आपको साफ साफ समझ में आता है किस तरह का है, राइट। प्रेम का स्पर्श हो या आपके गुस्से का स्पर्श हो, किसी भी तरह का स्पर्श हो, बहुत अनसेफ, सेफ, हर तरह के स्पर्श होते हैं। जब हम हैप्टिक्स की बात करते हैं तो इस तरह के संप्रेषण को क्या बोला जाता है? जैसे कोई भी आप बहुत परेशान हैं और आपके दोस्त ने आके कंधे पे आपके हाथ रख दिया तो यू फील एनर्जेटिक, यू फील कि हाँ कोई है मेरे साथ, राइट। सपोर्टिव फील आता है एक, राइट। या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से रो रहे हैं और कोई आके आपके पास बैठ जाए तो और सिर्फ आपका हाथ टच कर ले तो उस तरह से सपोर्टिव फील आता है कि मतलब हम अकेले नहीं हैं, काइंड ऑफ। तो ये आपका क्या है, स्पर्शनीय संप्रेषण या टैक्टाइल कम्युनिकेशन इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा और आपकी क्लास आज एंड होगी, राइट। सोशल मीडिया मंचों से सृजित हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव क्रिएटेड अ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्या क्रिएट किया है ये आपको बताना है। तो आपका है प्रतिक्रियात्मक अभिमत का समाज, सोसाइटी ऑफ रिएक्शनरी ओपिनियंस। सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे रिएक्शनरी लोगों को क्रिएट तो ज़रूर किया है लेकिन सिर्फ इसी को क्रिएट करने के लिए ये नहीं बनाया गया था। सेकेंड है सोसाइटी ऑफ कंज्यूमेबल, उपभोग चीज़ों का समाज, तो ये आपका गलत हो गए। नकारात्मक समाज तो कोई ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने लर्निंग के हिसाब से, अपने पास्ट ओपिनियन के हिसाब से चीज़ों को लेता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें वो पर्सनल व्यक्ति विशेष पर होती हैं। नेक्स्ट है नेटवर्किंग जन्य समाज, तो सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग ने सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग क्रिएट की है। अब उस नेटवर्किंग का उपयोग पॉजिटिवली किया जा रहा है, नेगेटिवली किया जा रहा है, अपने जो भी थॉट्स हैं उनको असर्टिव रखने के लिए किया जा रहा है, किसी तरह से भी आप कर सकते हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन है आज का,
मौखिक संप्रेषण में शब्द निम्नांकित में से किसका कार्य करते हैं? इन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड एक्ट एज अ, वर्ड किसका काम करते हैं यहाँ पर? फिलर्स का। जब हम मौखिक कुछ बोल रहे हैं तो फिलर्स का काम हमारे एक्सप्रेशन करेंगे, पैरा लैंग्वेजेस करेंगी, राइट। जब कुछ बोला जा रहा है तो हम किस तरह से बोल रहे हैं, हमारे वॉल्यूम का ऊपर नीचे होना, या फिर आप कह सकते हैं कहाँ पे हम रुक रहे हैं, कहाँ पे नहीं रुक रहे, उससे हमारे इनको हम फिलर्स बोल सकते हैं। डेकोरेटिव्स, डेकोरेटिव्स हम अगेन ये पैरा लैंग्वेज में ही आ गया कि हम बहुत सारे अलंकार भी इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स एंड पैसिव बैरियर्स, तो पैसिव बैरियर्स नहीं होगा, ये भी दोनों नहीं होंगे, आपका क्या हो जाएगा? सिंबल्स, राइट। कि जब भी मौखिक संप्रेषण में शब्द निम्नांकित में सिंबल्स का कार्य करते हैं, राइट, और उन सिंबल्स को क्या किया जाता है? मैसेज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर मैसेज को डिकोड किया जाता है और फिर रिसीवर तक वो बात आपकी पहुंच जाती है। जैसे सबसे पहले आपके पास इनकोडेड फॉर्म है, इनकोडेड फॉर्म से आपके पास सिंबल से आपने कन्वर्ट किया मैसेज में, और मैसेज से फिर आपके पास क्या पहुंच गया? उसको आपने क्या कर दिया? डिकोड कर दिया, और फिर आपके पास जो भी मैसेज, जो भी बोला जा रहा है वो आपके पास पहुँच गया, राइट। तो आज के लिए बस इतने क्वेश्चंस। कल की क्लास में हम फिर से नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे। 2018 की बात करें तो टोटल 60 क्वेश्चन 2018 में है। आज और कल की क्लास मिला के 2018 के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप हेल्दी। हैव अ गुड डे।